अब प्रस्तुत है पाठ किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। एक ऐसी बात, एक ऐसा जुमला मुझसे कह दिया गया था कि मैं जिस हालत में था उसी हालत में, और जो कुछ 5-7 रुपए मेरे पास थे उन्हीं को लेकर दिल्ली के लिए पहली ही बस जो मुझे मिलती थी चुपचाप उसी पर चढ़ा और चल दिया। तय कर लिया कि हां, अब मुझे जो भी काम करना है करना शुरू कर देना चाहिए। दिल में, दिमाग में यही समाया हुआ था कि वह काम पेंटिंग है। इसी की शिक्षा अब मुझे लेनी है, और फौरन। उकील आर्ट स्कूल का नाम भर मैंने सुन रखा था, दिल्ली में कहां है यह पता ना था। खैर, किस्सा मुख्तसर कि मेरा इम्तिहान लेकर और मेरा शौक देखकर मुझे बिला फीस के भर्ती कर लिया गया। मैंने 2-3 जगहों के बाद करोलबाग में लबे सड़क एक कमरा लिया और रोजाना वहां से कनॉट प्लेस को सुबह की क्लास में पहुंचने लगा। रास्ते में कभी कभी चलते चलते ड्राइंग भी बनाता और कभी कभी या साथ साथ कविताएं भी लिखता। इसका जरा भी ख्याल या वहमो गुमान न था कि ये कविताएं कभी प्रकाशित होंगी। बस मन की मौज या तरंग या कोई टीस सी थी। चुनांचे अंग्रेजी में जैसी भी कुछ, और उर्दू में गजल के शेर लिखता, और हर चीज और हर चेहरे को बगौर देखता कि उसमें अपनी ड्राइंग के लिए क्या तत्व खोज सकता हूं या पा सकता हूं या पा सकूंगा। आंखें थक जाती थीं, बहुत थक जाती थीं, मगर उस खोज का, हर चीज और चेहरे और दृश्य या स्थिति और गति का अपना विशिष्ट आकर्षण कम ना होता था। बस आंखों की ही मजबूरी थी। कभी कभी तेज बहादुर मेरे भाई कुछ रुपए भेज देते थे, या साइन बोर्ड पेंट करके कुछ सहारा कर लेता था। मेरे साथ एक पत्रकार महोदय भी आकर रहने लगे थे। महाराष्ट्री, बेकार थे, 30-40 के बीच में। वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों का कभी कभी जिक्र करते। इलाहाबाद, माय वीकनेस। अंदर से मेरा हृदय बहुत उद्विग्न रहता। यद्यपि अपने को दृश्यों और चित्रों में खो देने की मुझमें शक्ति थी, मगर अंदर से दुखी था। पत्नी का देहांत टीबी से हो चुका था। दिल्ली की सड़कों पर अकेला, एकदम अकेला, और बस घूमता घूमता कविताएं घसीटता या स्केच, और अपनी खोली में आकर अपना अकेलापन खोकर बोर होता। मेरे कवि मित्र और बीए के सहपाठी नरेंद्र शर्मा एमए कर चुके थे, और दिल्ली में एक बार उनसे मुलाकात भी हुई थी। पता नहीं वह कांग्रेस की राजनीति में संलग्न थे या कोई पत्रकारी वसीला खोज रहे थे। तभी एक बार बच्चन स्टूडियो में आए। क्लास खत्म हो चुकी थी, मैं जा चुका था। वह एक नोट छोड़ गए मेरे लिए। मुझे नहीं याद कि उसमें क्या लिखा था, मगर वह एक बहुत मुख्तसर सा और अच्छा सा नोट था। मैंने कहीं बहुत गहराई से अपने को कृतज्ञ महसूस किया। मेरी बहुत ही बुरी आदत है पत्रों का जवाब ना देना।
चाहे सैकड़ों जवाब बास पत्रों के मन ही मन लिख लिख कर हवा में सांस के साथ बिखराता रहूं कई दिनों तक, तो मेरे इस मौन की उपलब्धि, मेरी कृतज्ञता को व्यक्त करती हुई एक कविता उभरी, अंग्रेजी में। अफसोस, एक सोनेट, वह भी अतुकांत मुक्त छंद में। उफ! मगर उनको लिख लेने के बाद मैंने अपना जवाब उनको गोया भेज दिया। कई महीने निकल गए और घटना चक्र से मैं देहरादून आ गया। अपनी ससुराल के केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स की दुकान पर कंपाउंडरी सीखने लगा और अच्छी खासी महारत मुझे टेढ़े मेढ़े अजूबा इबारत में लिखे नुस्खों को पढ़ सकने की हो गई। उसी वर्ष गुरुवर श्री शारदा चरण जी उकील ने देहरादून में ही पेंटिंग क्लास खोल ली थी, मेरे सौभाग्य से। यह मेरे देहरादून लौटने का बहाना था। वह बंद हो गई तो मैं अक्सर सोचता कि कविता और कला की दुनिया में, जो अब तक मेरी एकांत दुनिया रही थी, किसी से उसे गरज नहीं। और अब भी बहुत कुछ वैसी ही बात है। अब मैं कहां हूं? मेरी आंतरिक दिलचस्पियों से किसी को दिलचस्पी नहीं थी और मैं मुंह खोलकर कुछ नहीं कह सकता था किसी से। अपने से बड़ों का, गुरुजनों का अदब लिहाज, उनके सामने मुंह ना खोलना शायद मेरी घुट्टी में पड़ा था। अपनी बहुत ही आंतरिक एकांतिकता का मैं अभ्यासी तो हो गया था, मगर अंदर से बहुत खिन्न और दुखी था और परिस्थिति के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहा था। कर्तव्य जहां तक हो सकता था। ऐसे में न जाने क्यों एक दिन यूं ही वही सोनेट मैंने बच्चन को पोस्ट कर दिया। बच्चन गर्मियों की छुट्टियों में सन 1937 में देहरादून आए, बृजमोहन गुप्त के यहां ठहरे। इत्तेफाक देखिए कि यही अब डॉक्टर बृजमोहन गुप्त मेरे भाई के मित्र और उनके पिताजी मेरे पिताजी के पड़ोसी और मित्र रह चुके थे देहरादून में ही। बृजमोहन के साथ बच्चन डिस्पेंसरी में आकर मुझसे मिले। एक दिन मेहमान भी रहे। वह बच्चन की शुरू की धूम का जमाना था। प्रबल झंझावात साथी देहरादून के उसी साल की यादगार है। किस जोर की आंधी आई थी! उफ! कितने बड़े बड़े पेड़ बिछे पड़े थे सड़कों पर। टीन की छतें उड़ गई थीं और बच्चन उसी आंधी बारिश में एक गिरते हुए पेड़ के नीचे आ जाने से बाल बाल बचे थे। हम सबका सौभाग्य। आज मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि जो तूफान उनके मन और मस्तिष्क की दुनिया में गुजर रहा था, वह इससे भी कहीं प्रबल था। पत्नी वियोग हाल ही में हुआ था, और कैसी पत्नी का वियोग, जो इस मस्त नृत्य करते शिव की उमा थी, आत्मा से अर्धांगिनी। निम्न मध्य वर्ग के 37 के भावुक आदर्शों और उत्साहों और संघर्षों की युवा संगिनी। मैं कल्पना ही कर सकता हूं कि वह कवि के लिए क्या कुछ न रही होगी। एक निश्छल कवि जिसके आर पार आप देख सकते हैं। बात का धनी, वाणी का धनी, हृदय मक्खन, संकल्प फौलाद, ऐसे व्यक्ति की साथी। एक और बरखा की याद आ गई। इस देहरादून की सी नहीं, मगर भरी बरसात की झमाझम बरखा इलाहाबाद की।
गाड़ी पर पहुंचना था। रात का वक्त। मेजबान इसरार कर रहे हैं, भाई इस वक्त कुली न तांगा, कैसे जाओगे? सुबह तक रुक जाओ। मगर नहीं, बच्चन ने बिस्तर कांधे पर रखा और स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। जहां पहुंचना था वक्त पर पहुंचे। इलाहाबाद मुझे बच्चन ही खींचकर ला सकते थे। कोई इस संभावना की कल्पना भी नहीं कर सकता था, मैं स्वयं नहीं। और उस पर मैं बच्चन को तब जानता भी कितना था, बराए नाम। मगर उस परिचय के जितने भी क्षण थे सटीक थे वो मात्र क्षण ही। आजकल की तरह ही मैं बहुत कम कहीं आता जाता या किसी से मिलता जुलता था।